नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा की रणनीति पर। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सब एकले चलो की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि बसपा ने एकला चलो का ऐलान करके ये तय कर दिया है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव त्रिकोणीय तो होगा ही, इसके अलावा कांग्रेस के वर्चस्व वाली कुछ सीटें जैसी रायबरेली, अमेठी में मुकाबला चौतरफा देखने को मिल सकता है। 2007 से लगातार कमजोर हो रही बसपा को 2024 के आम चुनाव से काफी उम्मीद है। उसे 2019 के मुकाबले बढ़त की उम्मीद है। बसपा सुप्रीमो मायावती को 2024 में ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद है। आपको बता दें क्योंकि पिछले कुछ उपचुनावों में बसपा के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का मानना है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। यूपी लोकसभा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बजाय छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि सुबसपा समेत दूसरी अन्य पार्टी बीजेपी के साथ चुनावी हुंकार भरने की कोशिश में है। जबकि विपक्षी एकता में फूट के संकेत को देखते हुए कांग्रेस भी एकला चलो की राह पर नजर आ रही है। ऐसे में जहां विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के दावे फेल नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्षी दावपेच के बीच अपने महाजनसंपर्क अभियान के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में फतह करना चाहती है। बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं संवाददाता रवि कुमार की एक खास रिपोर्ट। साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूती करने की तैयारी है, वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की तरफ से जौनपुर और झांसी के कार्यवाहक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने निरस्त कर दिया और इसको अनुशासनहीनता बताते हुए इसकी जानकारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दी है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी को दिल्ली तलब किया गया है और जिसके बाद अभी वो दिल्ली में ही बताया जा रहे हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलने के लिए बाकायदा उन्होंने समय भी मांगा है। हालांकि जिस तरह से देश में लोकसभा चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़े तौर पर तैयारी करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में ब्रजलाल खाबरी को लेकर अब जो जिस तरीके से जो चर्चाएं अब हो रही हैं, वो माना जा रहा है कि ब्रजलाल खाबरी को लेकर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ऐसे में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी ब्रजलाल खाबरी को थी और ऐसे में उनके जरिए की गई जिलाध्यक्षों, कार्यवाहक जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति को राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से निरस्त किया जाना अपने आप में चर्चा बना हुआ है। अभी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अब अपने आप को कैसे मजबूत करती है। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां है शुरू, कमेटी की तरफ से भी जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी है, वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में देश में पार्टियां अपने संगठन को लेकर काम कर रही हैं और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हर एक पार्टी जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का मैं कह सकता हूं कि जहां तक ब्रजलाल खाबरी जी की खबर आ रही है कि उनको दिल्ली बुलाया गया है, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, वो पार्टी हाईकमान उनका डिसीजन लेगा। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे करके जनता के बीच में आए थे, उन सब वादों को हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि आप ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी पार्टी है। केवल और केवल जुमलेबाजी और झांसेबाजी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। जो भी आप वादे करके आए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हो, चाहे वो किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे वो आपका 100 दिन के अंदर कालाधन लाने की बात हो, चाहे आदर्श ग्राम बनाने की बात हो, चाहे 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात हो, सारे के सारे वादे आपके झूठे। और तो फिलहाल एकला चलो की जो राजनीति अब देखने को मिल रही है, राजनीति के साथ रणनीति तैयार हो रही है और ऐसे हमारे एक पार्टी लगातार पूरी तैयारी कर ली है। लगातार आपको बता रहे हैं कि कोशिश पूरी जारी है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत कुमार बीजेपी प्रवक्ता है, अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता और साथ ही साथ विनम सिंह राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले प्रशांत जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार देखने को यह मिल रहा है कि जो स्थिति है वो अब भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी यही कोशिश कर रही है कि अपनी ओर साधने के प्रयास हो, चाहे कोई भी योजना को लेकर हो, योग दिवस को लेकर हो, तमाम तरीके की तैयारी चल रही है। लेकिन विपक्ष भी तमाम चीजों को आड़े हाथ लेकर पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार सरकार रिपीट ना हो बल्कि नई सरकार बने। क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष दिशाहीन है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं। इस तरह की बातें वो नई नई चीजें लेकर के आते हैं
और जो हमारे 9 साल के गरीब कल्याण के कार्य हैं देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के और 6 साल के योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल के काम है, उनके आधार पर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता में आशीर्वाद देने का काम कर रही है। विपक्षी पार्टियों का हाल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, खाली वो पार्टी कार्यालय में बैठकर ड्राइंग रूम में बैठ करके पार्टी चला रहे हैं। निगम चुनाव में भी कोई नेता विपक्ष का जनता के बीच में नहीं दिखा, उसका रिजल्ट भी आपके सामने दिख गया। कांग्रेस पार्टी में खाबरे जी को एससी फेस के कहते उनको अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन लगातार उनको अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष अपना जिलाध्यक्ष भी नहीं नियुक्त कर सकता है। राहुल गांधी जो बिना पद के हैं कांग्रेस पार्टी, वो लोग उनके कार्य इंटरफेयर कर रहे हैं। केसी गोपाल राष्ट्रीय महासचिव, उनको दिल्ली तलब कर रहे हैं। कर्नाटका के मामले में हमने देखा किस तरह केसी वेणुगोपाल डिक्टेट कर रहे हैं कौन व्यक्ति कौन मंत्री बनेगा राज्य में, यानी कि वहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए, उनको अधिकार नहीं कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा। इस तरह यहाँ कौन यहाँ जिलाध्यक्ष बनेगा, ये प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं डिसाइड कर सकता है। तो इस तरह का हाल कांग्रेस पार्टी का है। तो ये लोग दिशाहीन है, इस तरह के आरोप लगाते हैं, उससे कोई हमें ये इसी तरीके से ये हमारे लिए भाजपा के लिए बहुत मजबूती काम करते हैं। इस तरह के लोग जनता के बीच में इस तरह की फालतू चीजें लेकर के जाते हैं। जनता बहुत देश की समझदार है, मेच्योर, उसको पता है कि उनका हित कहाँ पर है। और हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को सरकार द्वारा उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है अशोक जी, इस तरीके से देखिए तमाम दावे तमाम वादे होते हैं। अब भी लगातार प्रशांत जी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहब पार्टी इस बार जीत भी हमारी पार्टी की होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो कर ही रही है, चाहे योग दिवस के तौर पर लोगों को साधने के प्रयास हो रहे हो या फिर जो मंत्री हैं वो लगातार घर घर जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब अकेले चलो की रणनीति पर काम हो रहा है? जी देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार प्रयास करती ही रहती है सब जवाब दिखाने का। 2014 में किया, 19 में किया, 17 में किया, सफलता भी प्राप्त किया, जनता को अपनी तरह से भावनाओं में ले भी लिया। इतने वादे किए कि वादों का अंबार लग गया। झूठे वादे इस कदर हुए कि जनता अब इस समय जाग चुकी है, समझ रही है, और भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी निकल चुके हैं। सच्चाई यह है कि झूठाई कुछ समय तक चलो चल जाती है, लेकिन इतना झूठ, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग त्राय त्राय कर रहे हैं। आप इनके लोग प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी लगातार दावा करते रहते हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तमाम महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिए गए। कहां से भराएंगे? आखिर 1000 और 1100 के सिलेंडर कहां से भराए जाएंगे? ये कभी नहीं बोलते हैं। इस तरह से जो जनता के ऊपर मार पड़ रही है महंगाई की, आप शिक्षा को देख लें, आप जो है स्वास्थ्य को देख लें, कोई भी विभाग देख लें जो कि मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आता है, चरमरा गया है। उत्तर प्रदेश में तो न तो स्वास्थ्य मिल पा रहा है, और शिक्षा की हालत यह है कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। अभिभावकों के लिए उनका स्कूल का ड्रेस खरीदना मुश्किल हो गया है, स्कूलों की फरमाइशें पूरी करनी मुश्किल हो गई हैं। अब आइए जो है सरकारी स्कूलों पर, उनकी हालत यह है कि वहां पर लोग बच्चों को पढ़ाएं तो आगे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। वहां पर स्थितियां अच्छी नहीं है, वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था उतनी अच्छी तो करा नहीं पा रही है सरकार, उनको उस तरह सुविधाएं वहां दे नहीं पा रही है। प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए बाध्य हो रहा है अभिभावक, और वहां पर जो है खर्चा नहीं उठा पा रहा है। महंगाई से कमर टूट चुकी है उत्तर प्रदेश में, और हालत यह है, यही हालत पूरे भारतवर्ष की है। उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये सबसे ज्यादा दावा ठोकते हैं कि हमारा जो है कानून व्यवस्था। अरे कानून व्यवस्था चिल्लाने से नहीं हो जाएगा, खाली बुलडोजर दिखाने से नहीं हो जाएगा। नहीं तो कार्रवाई तो हुई है ना, जब से बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसके बाद से जो माफिया हैं या गुंडे बदमाश है वो भी तो बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, न्यूज चैनलों को नहीं दिखाई दे रहा है, अखबार भरे पड़े हैं, आपका चैनल भरा पड़ा हुआ है कि आए दिन हर शहर में कोई न कोई घटनाएं हो जाती हैं, महिलाओं के साथ होती हैं, डकैती, छिनैती, मार, किसी की हत्या, कहीं से बलात्कार, इस तरह घटनाओं से पूरा प्रदेश रंगा पड़ा हुआ है। आए दिन थानों में गुंडई हो जाती है, यानी कि भाजपा के ही सांसद
इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन अशोक जी, अब सवाल इस बात का लेकिन है अशोक जी कि ये लगातार इनका सरकार, नियंत्रण कब यूपी तक होगा? सरकार तो यही जिक्र कर रही है ना कि जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी, जब गुंडा राज था, अब गुंडा राज पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। ये कहना अलग बात है, जनता देख रही है, फैसला जनता को करना। जनता देख रही है कि इस समय गुंडा राज चरम सीमा पर आ गया है। कुछ जगह पर जरूर आपने कुछ ना कुछ कार्रवाइयां की हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कार्रवाइयां करने से जो मनोबल बढ़ रहा है अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उन पर ठीक है, अंकुश नहीं लौट लग रहा हूं रहा है। आपके इस पर भी पास। तो आप कांग्रेस बोले। प्रवक्ता प्रदीप तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ प्रदीप जी, जी, इस तरीके से इस पर भी देखिए, बोला जी। एकले चलो की राजनीति लगातार देखने को मिल रही है, पार्टी अकेला चलने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में जिस तरीके से आपकी जीत होती है, कहीं ना कहीं पार्टी उत्साहित है, लेकिन अब आने वाले चुनावों की अगर हम बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से इस चीज को हैंडल किया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से कुछ खासी पहल तो अभी देखने को मिल नहीं रही है, लेकिन आपके पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, अभी आगामी चुनाव जो है, अगर आप देश की बात करेंगे तो 2024 में लोकसभा का है। बाकी अलग अलग राज्यों में अभी 2023 में भी चुनाव है। जी। और उन चुनावों को लेकर के आप अगर ये कहेंगे कि राहुल गांधी या प्रियंका जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आपको अगर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, तो शायद आपको नजरिया बदलने की जरूरत है। आपको देखना पड़ेगा, लगातार कर्नाटक का चुनाव हो या हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए, उनमें हमारे नेता आपको अग्रणी रूप से वहां पे नजर आए और उन्होंने सड़क से लेकर के पूरा सदन तक की उस चीज को उठाया जो मुद्दे थे। चाहे वो कर्नाटक में आपने देखा होगा 40% भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, तो लोकल नेताओं के साथ में राष्ट्रीय नेता भी उस मामले को लगातार उठाते रहे और उसी का परिणाम है कि उस प्रदेश की जनता को यह समझ में पूरी तरीके से आ चुका था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार कर्नाटक में व्याप्त है। इसलिए वहां से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया और कांग्रेस पार्टी को जनता ने वहां मान्यता दी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। हम अपने वादे, हमने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, पहली कैबिनेट में हम अपने 5 जो गारंटी उनको पूरा करेंगे। उसी को लेकर के हमने पहली कैबिनेट में ही उसको पूरा कर दिया। अभी जो चुनाव है राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की जो बात करेंगे, तो वहां भी कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व से सबसे ज्यादा जनता परेशान है। चाहे केंद्रीय नेतृत्व ने जब 2014 में मोदी जी की सरकार नहीं थी तो बड़े बड़े वादे किए। बड़े बड़े वादे क्या किए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई को 400 रुपए वाले सिलेंडर को आपने 1000 के ऊपर पहुंचा दिया, खाने का तेल उसको 200 के पार पहुंचा दिया, डीजल पेट्रोल हो उस 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। तो आप उस मुद्दे पे फेल हुए। फिर बेरोजगारी के बाद आप कहते थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 9 वर्ष पूरे हो गए, 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, तो आप उस मुद्दे पे भी फेल है। आपने संसद के अंदर डेटा दिया कि 0.50% हमने लोगों को नौकरियां प्रदान करी, जो डेटा आपने 2 करोड़ की अगर आप बात कर रहे थे। तीसरी बात आप कहते थे कि बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो वहां पे भी आप फेल नजर आते हैं। जब देश की गौरव हमारी बेटियां जो मेडल लेकर के आती है देश के लिए, उनको सड़कों पे घसीटा जाता है और आप एक दोषी अपराधी व्यक्ति को संसद में बैठाने का काम करते हैं अपने बगल में। तो आज केंद्र की सरकार वो सभी मुद्दों पे फेल नजर आती है और इस देश की जनता जान चुकी है। और इस समय वर्तमान में तो सबसे ज्यादा आहत है प्रदेश की और इस देश की जनता, चाहे वो कोई भी वर्ग रहा हो। आप देख रहे हो कि किस तरीके से उन बेटियों के समर्थन में लगातार लोग आ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जी के मुंह से सर, एफआईआर की मांग थी, एफआईआर हो चुकी है, अब जांच तो चली रही है ना उसमें। प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाने के लिए क्या एफआईआर के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब जाकर के एफआईआर होती है उसपे। ये सरकार की वाहवाही नहीं है। उसके बाद पॉक्सो के अंतर्गत, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराधी है वो व्यक्ति, उसको आप उसी दिन उन बेटियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जूतों के तले रौड़ा जा रहा था और प्रधानमंत्री जी उस व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को संसद में स्वागत कर रहे थे, उसको संसद में बैठाने का काम कर रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री जी का दोहरा चरित्र आप बात करते थे, मगर जब अपनी पार्टी का व्यक्ति भ्रष्टाचारी इस तरीके का दोषी अपराधी निकला तो आप उसको, उसके ऊपर एक शब्द तक नहीं बोलते। ठीक है, चलिए ठीक है। विनम्र जी लगातार बने हुए राजनीतिक विश्लेषक है, आ रहा हूं आपके पास। विनम्र जी 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में अपनी बात कर दूं। मुझे बड़ा खेद है और बड़ी शर्म है इस देश के नागरिक होने के नाते इस देश का प्रधानमंत्री एक अपराधी के आगे झुक गया। अरे आपने एक बलात्कारी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बलात्कारी था, उसको पहले बताइए।
सुकन्या देवी के बलात्कारी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अरे इसको आप किस हैसियत से बनाया? चिन्मयानंद जी के साथ खड़े होने वाले लोग, हमारी कुलदीप पार्टी सेंगर नहीं जैसे चिन्मयानंद, लोगों के साथ खड़े आपकी होने वाले पार्टी के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष बलात्कारी है कि नहीं है? कुलदीप सेंगर जैसे- हमारी पार्टी की नहीं जिनका आप नाम ले रहे हैं, आज लेकिन हमको जिसको ज्ञात आपने दे रहे राष्ट्रीय हैं। अध्यक्ष बनाया वो आप सुकन्या बताइए, देवी के क्या बलात्कारी है। कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस? सुकन्या देवी के दिल्ली बलात्कारी को पुलिस आप पार्टी के दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय को अध्यक्ष गिरफ्तार बनाते करेगी। हैं, बताइए उस सांसद अपराधी को। बनाते हैं अमेठी वायनाड से। ऑक्सो एक्ट हमारी के- पार्टी से ऑक्सो हमने हटा एक्ट दिया, कोई इस तरह गलत व्यक्ति है। हमारी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है। ठीक है, लौट रहा हूं आपकी हमारी बात। पार्टी में ठीक कोई है, अपराधी नहीं है। ठीक है, आ रहा हूं आपके कांग्रेस पास। पार्टी 10 ने सेकंड आपके बलात्कारी पूरे हो को गए किया विनम्र था। जी। देखिए, लगातार आपने तीनों पक्ष की बात सुन ली है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो या फिर पहलवानों का हो, खास तौर पर सिलेंडर महंगाई को लेकर लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक तरफ अकेले चलो राजनीति रणनीति पर बनाने की काम चल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे किस तरीके से बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर महंगाई का मुद्दा हो, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विचारणीय प्रश्न के रूप में सामने खड़ा है। क्योंकि 9 साल की सरकार में जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा था महंगाई का मुद्दा। और वो महंगाई किन्हीं भी कारणों से बढ़ रही हो, वैश्विक मंदी के कारण हो या कोई भी कारण हो, आप उसको जस्टिफिकेशन करते रहिए, लेकिन जनता के जेब पर भार तो पड़ ही रहा है। और उस भार का पड़ना आपके वोट बैंक को क्षति पहुंचाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं मुझे लगती है। थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के जीत से उत्साहित है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात यह समझनी होगी, जो आपने कहा एक शब्द की एकला चले। कांग्रेस जिन प्रदेशों में मजबूत स्थिति में है, उन प्रदेश, अब ये चुनाव तो लोकसभा का है, अब ये चुनाव तो 2 फेज का चुनाव, जैसा कि पिछले 2014 से हम लोग देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव को, फेज का चुनाव हो गया। मोदी बनाम कौन, तो मोदी बनाम कौन में जब आएंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर आपको दिखाई पड़ती है, जो राष्ट्रीय दल के नाते आपको दिखाई पड़ता है। उसमें कांग्रेस कितने राज्यों में आप देखिए अपने आप को मजबूती से पेश कर पा रही है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या और 1, 2, 4, 5 राज्य। इसके अलावा कांग्रेस को दूसरे दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है। वो दल जैसे ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को अपना से बड़ा दल मानने को तैयार नहीं है, उनके नेता को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। उधर नीतीश कुमार पूरे देश में घूमकर अपने स्वयं को ही प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी नीतीश कुमार जी के भी साथ दिखते हैं, ममता बनर्जी जी के साथ भी दिखते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी अलग बिसात बिछा रहे हैं कि कैसे अब दिल्ली की कुर्सी से उतरकर दिल्ली की बड़ी वाली कुर्सी, प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कैसे रणनीति तैयार की जाए। और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं ही। तो ऐसे में इन 4 प्रमुख धड़ों में आप जिसको देखिए, जिसको आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। ये अब इसमें ये जो बिखराव है, इस बिखराव का निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। अगर इसी प्रकार से बिखराव आपको 2024 तक दिखाई पड़ा, तो इसका भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए विपक्ष को आवश्यकता है कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और जिन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाई, उन जन जागरूकता करके और एक अपनी विपक्षी एकता दिखाकर। पहली बात तो यही है कि जनता ने यह मान लिया कि मोदी के बराबर कोई नहीं है, उनके टक्कर में ही कोई नहीं है। जनता ने ये बार बार ये अपने लोकसभा के स्तर पर ये मान लिया है कि मोदी के मुकाबले कोई दूसरा नेतृत्व तो दिखाई नहीं पड़ा। पहले तो विपक्ष को ये बताना है कि नहीं, हम मोदी के मुकाबले खड़े ही नहीं हैं, उनसे मजबूती से लड़ने की भी क्षमता रखते हैं और उनको परास्त करने की भी क्षमता। वो कब आएगा? जब आप अपनी एकजुटता, विपक्ष की एकजुटता दिखाएं। ठीक है, मेरी समझ से इस समय सर्वाधिक आवश्यकता विपक्ष को एकजुट होनी। विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन विपक्ष में एकजुटता खैर दिखती ही नहीं है। ये पहले भी हम लोग कई बार उदाहरण देख चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत जी, तमाम आरोपी यहां पर अभी हाल ही में प्रदीप जी ने लगा दिए कि भाई आप लोग रेवड़िया बांटते हैं, साफ तौर पर महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई कंट्रोल आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वादे थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो पॉइंट है वो मैं ये भी ऐड कर देता हूं, हाल ही में अभी राजस्थान में देखने को मिला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कुछ यूनिट फ्री कर दी गई है बिजली की, तो वो भी कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रहा है कि वो लोग भी अब इलेक्शन आ रहे हैं तो ये चीज देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, अगर आप पूरे देश में पेट्रोल के दाम देखें, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में 18 रुपए में है, उत्तर प्रदेश में 96 रुपए है। आज भी बिल्कुल। महंगाई की बात करते हैं, अपने राज्य में डीजल पेट्रोल क्यों नहीं कम करते? बिल्कुल। जितने भी भाजपा शासित राज्यों में सभी ने अपना वैट कम करने का काम किया। और ये लोग अभी कर्नाटका में जो वादे किए हैं, इन्होंने बोला हम पूरा करेंगे। अभी उन्होंने कैबिनेट में घोषणा की कि 1 साल बाद करेंगे, तो घोषणा तो इन्होंने कर दी, लेकिन कहीं चीज पूरे नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इनका बार बार हिंदू चरित्र विरोधी चरित्र सामने आता है। राहुल गांधी वहां जाकर के विदेश में देश को बदनाम करने का काम करते हैं। इतना तो मुस्लिम लीग ने भी कभी अपने आप को सेकुलर नहीं कहा। वहां जाकर जो देश विभाजन की जिम्मेदार पार्टी है, जिसने सैकड़ों हिंदुओं को नरसंहार किया, उसको वहां जाकर सेकुलर बताते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता है या मुस्लिम लीग के नेता है? इनके कर्नाटका के मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह की भैंस काटी जा सकती है, गाय भी काटी जा सकती है। तो एक तरफ तो जब चुनाव आएंगे, राहुल गांधी भी जनेऊ पहन करके मंदिर मंदिर घूमने लगेंगे, और चुनाव के बाद ये पूरा हिंदू विरोधी चरित्र दिखाने लगते हैं। केरला में हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरेआम सड़क के बीच में गाय काटने का काम किया था, कि केवल इसीलिए ना कि हिंदुओं को चिढ़ाया जा सके, उनको उत्तेजित किया जा सके। ये इनका चरित्र है, और केवल ये मुस्लिम वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किसी हद तक गिर जाते हैं। बाद में जब चुनाव आएगा तो प्रियंका वाड्रा भी बड़ा सा रुद्राक्ष का माला पहन करके आ जाएंगे मंदिर में, राहुल गांधी भी अपना जनेऊ दिखाने लगेंगे। प्रदीप जी बोलिए। ये इनका चरित्र जनता समझ चुकी है। प्रदीप जी बोलिए, आ रहा हूँ अशोक। बड़े भाई, देखिए देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी इस तरीके से कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग, अरे भाई उसी मुस्लिम लीग के बंगाल के आपके, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, डॉक्टर श्यामा नहीं, देखिए मुस्लिम लीग से पहले उन्होंने पेट्रोल का भी बोला राजस्थान में, उस पर जवाब दीजिए एक बार। नहीं आप नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं भाई कह रहा हूँ, उस मुस्लिम लीग की जिसकी बुराई कर रहे हो, उन्हीं के नेता जिन्ना की मजार पर जाकर के, इनके नेता आडवाणी जी जाकर के बड़ी बड़ी कसीदे। अरे वर्तमान का बताइए, आडवाणी जी क्या हुआ उसके बाद देख लिया ना। आडवाणी जी को उसके बाद क्या हमने स्वीकार किया क्या? आप वर्तमान की बात करिए, वर्तमान की बात करिए महोदय। वर्तमान में आप मुस्लिम लीग के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हम मुस्लिम लीग को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आप मुस्लिम लीग के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं? आप बता रहे हैं आप मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं क्या, ये बताइए। मुझे तो लगा आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कांग्रेस की बात करिए ना, मुस्लिम लीग की आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप मुस्लिम लीग को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप वर्तमान की बात करिए। आप वर्तमान में मुस्लिम लीग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को किनारे कर दीजिए, हमारे नेता नहीं। आप मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस अब देखिए, पुरानी बातों पर जाके आप बहस करेंगे तो उसका फायदा क्या है? मौजूदा मुद्दों पर बात करनी चाहिए ना। राजस्थान में पेट्रोल के दाम भी तो बढ़ रहे हैं, उस पर आप कुछ कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों मंत्री बने थे? 2023 में राहुल गांधी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं क्या? 2023 में राहुल गांधी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हैं क्या? 2023 में राहुल गांधी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। जो जवाब आपसे मांगा जा रहा है वो जवाब आप दे ही नहीं रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं पूरा। अशोक जी देखिए, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पार्टियां अपना अपना रुख, अपना अपना स्टैंड समय समय पर क्लियर करती हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, बसपा के साथ एक समय में गठबंधन हुआ था, गठबंधन नहीं चला था, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा, तो किस तरीके से टक्कर देंगे बीजेपी को? जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, उस पर मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसे उलझा करके चाहती है कि वोट बढ़ जाएगा, हम जीत जाएंगे, वो संभव नहीं है। सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी ने एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कांग्रेस के संदर्भ में कि जहां जहां पर कांग्रेस मजबूत है 200 सीटों पर, वहां पर हम सभी उसका समर्थन करते हैं। स्थानीय दल जितने भी दल हैं वो समर्थन करते हैं, लेकिन जहां जहां पर स्थानीय दल यानी कि जो है प्रदेश के जो भी अग्रणी दल हैं, उन्हें कांग्रेस अपना समर्थन करे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पूरा प्रभाव है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पूरा प्रभाव है। वहां पर कांग्रेस को बड़ा दिल करना चाहिए और हमें समर्थन करना चाहिए, और ऐसा करने से ही एक सेकंड, ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। विनम्र जी लगातार बने हुए, विनम्र जी जिस तरीके से ये जिक्र हो रहा है कि पहले दोस्ती हो जाती है, उसके बाद फिर दरार पड़ जाती है, और उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की ओर पूरी तरह से खिंचती चली आ रही है, उत्तर प्रदेश से ही लग रहा है कि केंद्र की सत्ता पलट जाएगी आराम से, और हमारा समाजवादी पार्टी केंद्र की सत्ता पलटने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली है। वक्त बताएगा। चलिए, इस समय चारों जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ऐसा जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता रहे हैं आपको
जहां पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार देखने को मिल ही रही है, लेकिन अब आने वाले समय में यह साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि विपक्ष एकजुट होता है या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से टक्कर दी जाती है और जनता की राय इस पर क्या कुछ रहेगी, ये आप ही के हवाले में छोड़ रहे हैं। इस खास पेशकश पर भी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।